वो परिंदा ठहरता ही नहीं था, शहपरों को कतरना पड़ा। हालात इतने संगीन थे, खून लफ्जों में भरना पड़ा। अंता उपचुनाव में अंतिम तस्वीर धीरे धीरे साफ होने लगी है। अब कहा जा रहा है कि मुकाबला निर्दलीय बनाम एक पार्टी में आ गया है, मगर सियासी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। हनुमान बेनीवाल और आप पार्टी के सांसद संजय सिंह नरेश मीणा के लिए जा रहे हैं। आखिरी दौर में प्रमोद जैन भाया के लिए राजस्थान की पूरी कांग्रेस पहुंच चुकी है और अब अशोक गहलोत भी जा रहे हैं। टीकाराम जूली और गोविंद सिंह डोटासरा तो वहीं पड़े हुए हैं। उधर वसुंधरा राजे आज अंता में कार्यकर्ताओं की मीटिंग ले रही हैं, मगर नरेश मीणा एक ऐसा फैक्टर बन चुके हैं जिसे मुकाबले के लिए दोनों ही पार्टियों में क्या एका भी हो सकती है, क्या एक कमजोर पड़ सकता है दूसरे के लिए, पता नहीं। सियासत में कुछ भी हो सकता है, पर धीरे धीरे तस्वीर साफ होने लगी है। और जो तस्वीर साफ हुई है आज के दिन, उसमें कहा जा रहा है कि मुकाबला अब प्रमोद जैन भाया और भगत सिंह सेना के नरेश मीणा के बीच हो रहा है। हार जीत का अंतर भी हो सकता है कि 4-5 हजार से लेकर 10 हजार तक रहे, क्योंकि रोड शो के बावजूद वसुंधरा राजे और भजनलाल शर्मा के रोड शो के बावजूद अगर बीजेपी के मोरपाल सुमन दिनों दिन पिछड़ते जा रहे हैं, तो फिर क्या कोई सियासी गणित कांग्रेस और बीजेपी के अंदर बैठ रही है, या फिर प्रमोद जैन भाया भारी पड़ रहे हैं वसुंधरा राजे पर। देखिए, नरेश मीणा के जो वोट हैं वो घट नहीं रहे हैं, वो धीरे बढ़े, आहिस्ता बढ़े, तेजी से बढ़े, मगर घट नहीं रहे हैं। भाया के वोट सचिन पायलट की रोड शो के बाद लोग कह रहे हैं कि हालात बदले हैं। सूने पड़े दफ्तरों में चहल पहल दिखाई दे रही है, और यह खबर मिलने के बाद कि भाया के कैंप में जान आया है, गोविंद सिंह डोटासरा भी रवाना हो गए हैं और पहुंच गए हैं, और अब अशोक गहलोत भी जा रहे हैं। इससे पहले अशोक गहलोत अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जयपुर में। वंदे मातरम, जनगण मन के लिए ये इनका प्रिय सगल है, इन मुद्दों पर बोलना, इसलिए जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वैसे बिहार में ये वरिष्ठ पर्यवेक्षक बनाए गए थे, मगर वहां बैठकर ये राजस्थान की सियासत पर छीछा लेदर कर रहे थे, इसलिए शायद इन्हें जयपुर भेज दिया गया है। वहां ये जसवंत गुर्जर की भूमिका में थे। जसवंत गुर्जर यानी जो जयपुर के कार्यालय संभालते हैं, वही सदाकत आश्रम में संभाल रहे थे। अब ये जयपुर आ गए हैं, पर आने से पहले जो कुछ अनिल चोपड़ा जैसे नौजवान नेता के बारे में बोले ही जा रहे हैं, ऐसा लगता है कि क्या ये 3 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं जो कह रहे हैं कि एक कैंडिडेट को मैंने हरवा दिया इसलिए क्योंकि उसने मुझे बुलाया नहीं। अब कहने का मतलब तो यही है, मुझे बुलाता तो जीत जाता। पर बहुत कहानी हुई अनिल चोपड़ा के साथ, अब अशोक गहलोत जैसे वरिष्ठ नेता को छोड़ भी देना चाहिए। मैं इतने दिनों से किसी कंपनी में काम कर रहा हूं, और सिर्फ इसलिए उस खबर को रोक दूं क्योंकि किसी ने मुझसे पूछा नहीं था, तो लानत है मुझ पर, लानत है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पर जो कह रहे हैं कि मैंने उसका साथ इसलिए नहीं दिया क्योंकि उसने मुझे पूछा नहीं। बताओ, पूरी जिंदगी पार्टी ने जिस नेता को दी हो, वो नेता कह रहा है कि एक सीट पर मैं प्रचार करने के लिए नहीं गया क्योंकि पूछा नहीं, वरना वो जीत जाता। खैर, अपनी अपनी सोच है। कांग्रेस में कोई वोट चोरी बाहर की नहीं हो रही है, कांग्रेस में वोट चोरी अंदर की ही होती है। अब राहुल गांधी पता नहीं बाहर क्यों देखते हैं, समझ में नहीं आता है।
राहुल गांधी को समझना चाहिए कि हिंदुस्तान के हर घर का नंबर नहीं है, ऐसे लाखों करोड़ों घर हैं जहां पर जीरो नंबर है, बड़े बड़े हवेलियों के जीरो नंबर है जो कृषि भूमि पर बने हुए हैं। अब मेरे पास तो वोटर आईडी कार्ड नहीं है, मैं आधार कार्ड से देता हूं वोट, कई बार से देता आया हूं। हर बार हर व्यक्ति के पास वोटर आईडी कार्ड नहीं होता है, यहां तो आधार कार्ड में भी शिव जी की तस्वीर लग जाती है, वो तो वोटर का आईडी कार्ड है। और वोट चोरी कोई नया नहीं है, इसे रोकने के लिए कांग्रेस के नेताओं को स्थानीय स्तर पर मजबूत होना होगा। ज्ञानेश कुमार पर आरोप लगाकर कुछ हासिल होने वाला है नहीं, वरना फिर वही रुदाली हर चुनाव के हारने के बाद लेकर बैठ जाएंगे। इसलिए बेहतर है कि चुनाव लड़ने से पहले इसकी तैयारी हो। खैर, लौटते हैं अंता उपचुनाव पर। यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा नरेश मीणा है। नरेश मीणा जिस गांव में जाते हैं वहां पर लोग इन्हें तौलते हैं प्यार से, और आजकल इन्होंने थोड़ी सी रणनीति बदली है। गांव पे जाते हैं तो वहां पर समस्या पूछते हैं और हाथ के हाथ अधिकारियों को फोन लगाते हैं, खासतौर से दलित बस्तियों में जहां पर सड़कें नहीं हैं, बिजली नहीं है। अब पता नहीं विकास हुआ है तो क्यों नहीं है, पर हालात ऐसे ही है वहां। और जब सारे ही दलों के सारे ही स्टार जा रहे हैं तो फिर हनुमान बेनीवाल भी जा रहे हैं। ये तस्वीर तब की है जब देवली उनियारा में चुनाव लड़ने से पहले नरेश मीणा हनुमान बेनीवाल के घर पर गए थे मदद मांगने, और उसके जवाब में हनुमान बेनीवाल ने कहा है, राजस्थान में अंता विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने जनता की आवाज को ध्यान में रखते हुए निर्दलीय उम्मीदवार श्री नरेश मीणा को अपना समर्थन देने का निर्णय लिया है। यह चुनाव सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि अंता की अस्मिता और स्वाभिमान का चुनाव है। अंता विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं से मेरा अनुरोध है कि बदलाव की इस मुहिम में अंता के सम्मान और अंता के विकास के लिए नरेश मीणा को वोट करें। देखिए, बहुत ज्यादा वहां हनुमान बेनीवाल के समर्थक होंगे ऐसा मैं नहीं मानता हूं, मगर हनुमान बेनीवाल के जाने से वहां पर नरेश मीणा को मजबूती मिलेगी। और गैलरी को प्ले जितना बढ़िया कर लेते हैं हनुमान बेनीवाल, अब देखिए अपना चुनाव लड़ते हैं तो दबाव में रहते हैं, वहां पर खुला खेलेंगे, दिन भर खेल लेंगे तो भी अच्छा रन बना लेंगे नरेश मीणा के लिए। और संजय सिंह भी आ रहे हैं, आपकी एक गुडविल भी है, इसलिए जो बार बार तोहमत लगाते हैं नरेश मीणा को लेकर, ये ऐसा है ये वैसा है, उनके आधे घंटे के भाषण में से कोई 20 सेकंड का टुकड़ा निकालकर, तो उसका भी एक जवाब वहां पर हो जाएगा। मगर फिर वही बात है कि नरेश मीणा के वोट तो वही हैं या फिर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, मगर क्या बीजेपी का वोट घट रहा है, मैं नहीं जानता। क्योंकि देखिए समस्या यह है कि मंगरोल के इलाके में कांग्रेस की अच्छी बढ़त रही है, मुस्लिम इलाका है, कई इलाके मुस्लिम इलाके हैं और वहां पर एससी के वोट भी काफी ज्यादा हैं। अंता में बीजेपी की बढ़त रही है, मगर हमारे जो रिपोर्टर वहां घूम रहे हैं वो कह रहे हैं कि अंता में खान की झोपड़ियां जैसी जगह पर जहां पर गांव खाने का आरोप लगाया था भरत सिंह, वहां लोग कह रहे हैं कि प्रमोद जैन भाया ने बहुत अच्छा काम किया, कम से कम अवैध खनन से हम घर तो चला रहे थे, अवैध खनन बंद होने से परेशानी हो रही है। इस देश के जनता का मिजाज भी अलहदा है, जनता ऐसी है इसलिए नेता ऐसे हैं। ऐसा नहीं है कि नेता ऐसा है इसलिए जनता ऐसी है। ये क्या है कि रिसीविंग एंड पे होते हैं तब नेताओं को गाली देते हैं, वरना भागीदार बनने की कोशिश में लगे रहते हैं उनके साथ हर तरह के कारोबार में। खैर, प्रमोद जैन भाया तभी मजबूत होंगे जब बीजेपी कमजोर होगी, और बीजेपी अगर लगातार कमजोर होती है तो फिर ये मिली भगत का बड़ा आरोप लग सकता है, जैसा कि जिला प्रमुख के चुनाव उर्मिला जैन भाया के चुनाव में आरोप लगा था। अभी अशोक गहलोत जा रहे हैं पलायथा, खजूरना कला, सोरखंड कला, रायथल, मऊ, मंगरोल। अब देखिए वहां पर भी एक अजब सी राजनीति है, वहां पर भारी दबाव है कि अशोक गहलोत आए तो भीड़ ज्यादा आनी चाहिए, वसुंधरा राजे और सचिन पायलट से ज्यादा आनी चाहिए। कांग्रेस के अंदर एक कांग्रेस की अपनी राजनीति रहती है। अब ये सिसवाली का इलाका है जहां पर इनका रोड शो चल रहा था सचिन पायलट का, और यहां से प्रमोद जैन भाया का चुनाव उठा है और धीरे धीरे उठ रहा है, इसलिए कहा जा रहा है
ये है उर्मिला जैन भाया। प्रमोद जैन भाया से ज्यादा दिख रही हैं करंट मारती हुई। सचिन पायलट को रोकना पड़ा कि भाई अब रुक भी जाओ। और फिलहाल तो ये बिहार उपचुनाव में, बिहार विधानसभा चुनाव में है। बरारी और कोढ़ा तौकीर आलम के लिए और पूनम पासवान के लिए सभा कर रहे हैं। पर अंता में वसुंधरा राजे के लिए एक बड़ी चुनौती है। अब भजन लाल शर्मा भी चले गए, इसलिए यह भी कोई नहीं कह सकता कि आपस में बन नहीं रही है। भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री और वसुंधरा राजे दोनों एक गाड़ी में उतरे हैं, तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है किसी उपचुनाव में वसुंधरा राजे उतरी है। वरना अभी तक उपचुनाव में नहीं जाया करती थी तो कहा जाता था कि वसुंधरा राजे का इतना बड़ा कद है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उपचुनाव में जाकर क्या करेंगी। मगर चूंकि ये सीट उनसे पूछ कर दी गई है कि आप बताओ किसको टिकट दें, और इन्होंने मोरपाल सुमन का नाम तय किया है, इसलिए जिम्मेदारी इनकी है। अभी आज अंता में ये बैठक ले रही हैं और ये बार बार यही समझा रही हैं कि हमने सभी समाजों को साथ लेकर काम किया है। वैसे मैं झालावाड़ में इनके चुनाव लड़ने की कला को देखा हूं, इन्हें कम करके नहीं आंकना चाहिए। जैसा कि रिपोर्टर गए हैं ग्राउंड पे, कई यूट्यूबर्स और कई चैनलों के रिपोर्टरों से मैं बातचीत करके आपसे बातचीत करता हूं, जो सार मुझे समझ में आता है बातचीत का। वसुंधरा राजे 4 बजे से शुरू करती हैं और रात को 12 बजे तक मीटिंग लेती हैं और एक एक करके गांव वालों को बुलाकर फीडबैक लेती हैं और फिर उस फीडबैक की क्या कमियां होती है हाथ के हाथ उसे दूर करती हैं। और एक तरह से उनका एक जोश भरने का और रणनीति बनाने का एक तरीका है। इसलिए भले ही सारे वहां पर ग्राउंड के रिपोर्टर कह रहे हैं कि बीजेपी वाला तीसरा नंबर पर तेजी से जा रहा है, पर मुझे लग रहा है कि वसुंधरा राजे को इतनी आसानी से खारिज नहीं किया जा सकता है। और उनके लिए भी अब प्रतिष्ठा का सवाल है कि सरकार ने मंत्री लगा रखे हैं, संसाधन दे रखे हैं, खुद भजन लाल शर्मा गए और तब भी वसुंधरा राजे वहां कैंप करने के बाद भी अगर नहीं जिता पाती हैं और तीसरे नंबर पर उम्मीदवार रहता है, तो ये समझ जाइए कि वसुंधरा राजे के टिमटिमाता हुआ जो सूरज हैं वो अस्त हो जाएंगे राजस्थान के राजनीति में। इसलिए मैडम को तो पलटकर आना ही होगा अगर अपने अस्तित्व को बचाना है। तो भजन लाल शर्मा के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। पहली ऐसी सरकार है जो तमाम काम करने के बाद भी कोई अच्छी उपलब्धि हासिल करती हुई नहीं दिखाई दे रही है। और अंता का उपचुनाव कल जिस तरह से हनुमान बेनीवाल की सभा होती है संजय सिंह की नरेश मीणा के लिए, नरेश मीणा के लिए एक और चुनौती ये भी है कि भाया हो या बीजेपी हो, उनके पास भारी पैसा है और उस इलाके में गरीबी है। भगत सिंह कहा करते थे कि इस देश में जब तक गरीबी और भुखमरी रहेगी, क्रांतियां चवन्नी पर बिकेगी। तो इसको ध्यान में रखना होगा। और बूथ का कैसे इंतजाम करते हैं, क्योंकि मैं गया था देवली उनियारा में और देवली शहर में देखा मुस्लिम इलाका था, उनका एजेंट ही नहीं बैठा था। तो इन अगर कमियों पर काम नहीं करेंगे तो फिर वो जीत नहीं पाएंगे। मगर अभी मुकाबला कांटे का है और प्रमोद जैन भाया लगातार पिछले 3 दिनों से आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसकी वजह है बीजेपी का लगातार पीछे आना और नरेश मीणा धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। कल के बाद ये तय होगा। पर दूसरी खबर जो है वो है ये अशोक गहलोत जी। देखिए, ये बिहार के सीनियर ऑब्जर्वर थे, मगर इन्हें किसी भी सभा में नहीं बुलाया गया और एक जगह प्रोग्राम भी बना था तो वहां पर भी नहीं गए। उसकी एक बड़ी वजह रही पेपर लीक। और पेपर लीक के मसले पर ये जो संगीता आर्य हैं, ये आरपीएससी के सदस्य हैं और आज अखबार में एक खबर आई है कि इन्हें ईओआरओ परीक्षा पेपर लीक के मामले में इनसे पूछताछ करने के लिए एंटी करप्शन बुलाएगी। ये मुझे लग रहा है कि अशोक गहलोत के दामन पर ऐसा दाग है कि चुनाव आते आते भी ये खत्म नहीं होंगे। वो तमाम तरह की अपनी योजनाओं को गिनाते रहते हैं सोशल मीडिया पर, कोशिश करते हैं कि इस दाग को किसी तरह से वो धो डालें, मगर ये दाग बहुत गहरे हैं। ये दाग नहीं, ये घाव हैं जो बेरोजगारों के दिलों में गहरे हैं।
पर भजन लाल शर्मा भी तो कोई मदद नहीं कर रही है बेरोजगारों की। इतनी सारी नौकरियां मिल रही है, मैदान लूटना चाहिए था, पर काम ऐसे हो रहे हैं। अब जैसे सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में जज अशोक जैन ने अगर कह दिया कि भाई आप फैसला नहीं कर पाए एसआई परीक्षा को रद्द करने के लिए और इतना वक्त निकल गया, तो उम्र का फायदा देना चाहिए। और जो सब कमेटी थी मंत्रियों की, उन्होंने भी कहा था। उसके खिलाफ अब राजस्थान सरकार ने अपील में जाने का फैसला किया है। यह बेहद गलत फैसला है। भजन लाल शर्मा की सरकार में इस तरह के फैसले कौन ले रहा है? पता नहीं अशोक गहलोत के सरकार के दौरान हुए पापों को अपने सिर पर लेने का क्या जुनून है भजन लाल सरकार को, ये पता नहीं, मगर यह फैसला अच्छा नहीं है। बेरोजगारों के हित में फैसला होना चाहिए। दूसरी तरफ आज मैं देख रहा था, अभी आपसे मिलने आने से पहले, पाली में जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ है, वहां पर भीड़ को हटाया गया है। घुमंतू जाति के लोग अपने लिए अलग से आरक्षण मांग रहे हैं। घुमंतू जाति के लोगों के लिए एससी के अंदर या एसटी के अंदर कोई प्रावधान करना होगा उनके जीवन यापन को उठाने के लिए, जिसमें ये कालबेलिया वगैरह सब आते हैं। वो अपना प्रदर्शन, एक तो बेचारे जयपुर नहीं आ रहे, पाली में कर रहे हैं, और पाली में भी अगर कर रहे हैं तो उनके प्रदर्शन पर इस तरह से अगर लाठीचार्ज होता है तो मुझे लगता है कि अच्छी बात नहीं है। गरीबों को ज्यादा सुनना चाहिए और उनके आंदोलन को ज्यादा इज्जत से देखनी चाहिए, क्योंकि बड़ी मुश्किल से तो हक मांगने के लिए अपना सर उठा कर आए हैं। इधर मनीष यादव को आप देख रहे हैं, बात मुआवजे की है। बक्सर सीट के प्रभारी थे, बिहार के चुनाव खत्म होने के बाद यहां आए हैं। और ये भी एक मजे, ये क्या है, एक बड़ी दुख भरी कहानी है कि बताइए, इस तरह से एक नशे में डंपर चालक ने 14 लोगों को कुचल दिया और सरकार जो है अब तक मुआवजे का ऐलान नहीं कर रही है। और वहां एक ही फैमिली के 4 लोग मरे थे, वहां पर धरना चल रहा था। जब हर जगह मुआवजे का ऐलान हो रहा है तो इन लोगों की क्या गलती थी जो अपने घरों से निकले थे अपने कामकाज के लिए, और इस तरह से शराब के नशे में एक नशेड़ी डंपर चालक सबको कुचलता चला गया। क्यों मुआवजे में देरी हो रही है? जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहां से 2-2 लाख का मुआवजा घोषणा हो गया तो राज्य सरकार किस बात का इंतजार कर रही है, पता नहीं। क्योंकि कई बार सरकार में कैसे फैसले होते हैं ये पता चल भी नहीं पाता है। उम्मीद करते हैं कि इनके जख्मों पर सरकार जल्दी मरहम लगाएगी। आप देखते रहे राजस्थान तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।